हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और इस भयंकर गर्मी में भी अपना ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आपको मालूम है कि आने वाले समयों में बहुत सारी रेलवेज और यूपी ट्रिपल एससी पेट या सी टेट बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने हैं। तो उसमें एक चीज़ होता है जो सबसे कॉमन होता है, वो होता है जीएस और जीके। तो जीएस और जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट्स प्रश्न मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और ये भले ही प्रश्नों की संख्या गिनती में कुछ कम हो, लेकिन मैं आप सभी को हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम इस तरह से करूँगा कि एक प्रश्न से लगभग 10 या 12 फैक्ट निकल कर आएंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, मैं ये प्रश्न क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि इस प्रश्न के पीछे कुछ मकसद है लेकर आने के लिए। मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले आप समझते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हर एक भारतीय को जानना चाहिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे देश में जो शहादत हुई, जो कुर्बानी हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो सारी चीज़ें हर एक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, इसका उत्तर तो आपको मिल जाएगा 1919 में। ये इसका आंसर है। लेकिन क्या इन विकल्पों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, आइए देखते हैं। 1916 पहला, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष इसके थे अंबिका चरण मजूमदार। पूरा नाम था इनका अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में ही बीएचयू की स्थापना होती है। बीएचयू की स्थापना होती है। आप याद करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1916 से पहले यानी 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी 1915 को आने की वजह से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है या एनआरआई डे मनाया जाता है। इसके पश्चात गांधी जी बहुत इधर उधर गए होंगे, सभाओं किए होंगे, व्यक्तिगत गए होंगे, लेकिन किसी बड़े समागम में, बड़े एक मंच पर सबसे पहले पहुंचे थे वो बीएचयू की स्थापना होने पर। इसके पश्चात जो पहुंचे थे तो वो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी शामिल हुए थे। एज ए मतलब कोई बड़ा चेहरा नहीं था, गांधी जी कोई जानते नहीं थे, मतलब इस तरह से जानने से चले गए, देखें अधिवेशन में होता क्या है। और 1916 में ही जो कांग्रेस के दो धाराएं बढ़ चुकी थी। आप सभी को इतिहास में पता होगा कि 1907 ईस्वी में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के दो धड़ हो गए, यानी एक गरम दल था और एक नरम दल था। तो इन दोनों में आगे चलकर देखिए, दोनों का तो उद्देश्य एक ही था कि हमें आज़ादी मिले, अंग्रेजों से मुक्ति मिले। लेकिन जो क्रांतिकारी थे, गरम दल था, उनका तरीका कुछ अलग था। और जो नरम दल वाले थे, एकदम फर्स्ट क्लास सूट बूट पहने हुए, अपने कोट में गुलाब लगाए हुए, प्रार्थनाएं अर्जियां दे करके अंग्रेजों से अपनी बात मनवाते थे। तो लेकिन मकसद दोनों का एक ही था, एक दूसरे के साथ मिल करके एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। इसलिए नरम दल और गरम दल का मर्ज हुआ। नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं। और एक घटना और होती है इसमें, मुस्लिम लीग जैसे आपको सभी पता होगा कि 1906 ईस्वी में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग का भी एक अलग से देश बनाने का विचार तो बाद में आया, लेकिन एक पहले था उद्देश्य यही था कि भारत से जो है अंग्रेजों को मतलब भेजा जाए। तो जाकर के 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता है। और एक चीज और है, होम रूल आंदोलन, स्वशासन कर सकते हैं इसको। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और इसको शुरू करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से थे? पहले थे एनी बेसेंट और तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, मुझे लिखना पड़ रहा है इसीलिए समय लग रहा है, तो मैं जो भी शॉर्ट में बताऊं आपको समझ जाना चाहिए। तो इतनी चीज़ें 1916 से निकल कर आती है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। बीएचयू की स्थापना भी 1916 में हुई थी। गांधी जी पहली बार किसी सार्वजनिक सभा में यहाँ पर शामिल हुए थे।
लखनऊ अधिवेशन में भी गांधी जी पहुँचे थे, लेकिन उस समय गांधी जी को कोई जानता नहीं था। और वहाँ पर एक लड़का चंपारण से जाकर के मिला था, जिसका राजकुमार शुक्ल था, जो गांधी जी से पर्सनली जाकर के लखनऊ अधिवेशन में मिला था कि गांधी जी आइए हमारे पास। और वहाँ से गांधी जी महात्मा बने, समझ लीजिए। वहाँ पर राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को आमंत्रित करते हैं बिहार लाने के लिए, चंपारण में लाने के लिए, लेकिन गांधी जी वहाँ पर नहीं जाते हैं। फिर लड़का उनके पीछे पीछे साबरमती आश्रम तक चला जाता है। फिर गांधी जी आते हैं, तो उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन चलता है, आप सभी लोग जानकारी होगी। अब इसके बाद आते हैं 1919। 1919 में जो इस प्रश्न का उत्तर है, कुछ और घटनाएं हैं इसमें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये पारित होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और ये जो एक्ट था, कौन सा, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जो था, इसको कहते हैं बिना वकील बिना दलील और बिना वकील बिना अपील का कानून कहा जाता था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसी के विरोध में ही जो है अमृतसर में एक जल्दी नामक व्यक्ति था, उसकी बात थी, और वहाँ पर लोग लोहड़ी के दिन अपने लीडर को छुड़ाने के लिए ये लोग धरना दे रहे थे। सिख लोग थे, किसान भी थे उसमें, लेकिन जनरल डायर ने बाग को चारों तरफ से घेर के सीज फायर कर फायर कर दिया। और बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे, जबकि सरकारी आंकड़े हमेशा कम बताते हैं। सरकारी आंकड़े तो 379 बताते हैं। लेकिन दुखद घटना है इतिहास की। लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक कुआं था और गोली से बचने के लिए लोग कुएं में गिर गए, कुएं में छलांग लगा दी ताकि शायद बच जाए। लेकिन बाद में उस कुएं से बहुत सारी लाशें निकाली गई। जो भारतीय लोग थे उनका कहना था कि कम से कम 1200 लोग, 1000 से 1200 लोग मरे थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वही 379 लोगों की गणना है। तो ये जो तिथि है 1919 से 13 अप्रैल की तिथि थी। हमारे देश का एक, समझ लीजिए कि एक काला धब्बा है ये जो है हमारे देश के इतिहास में, 13 अप्रैल 1919। बातें 1925 में क्या होता है। 1925 में सबसे पहले याद रखना हमको कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, ये भारतीय महिला है। भारतीय महिला, अगर पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट को याद रखना है, जो 1917 में बनी थी। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी, और ये कानपुर अधिवेशन में हुआ था। ऐसा कानपुर अधिवेशन में हुआ था। दूसरी घटना आप लोगों ने नाम सुना होगा, RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, यानी RSS। जो अभी देखिए, मैं 1925 क्यों शामिल किया हूँ इस में, क्योंकि RSS की स्थापना दिवस जो 27 सितंबर है वो भी आने वाला ही है। 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हो सकता है 1925 का मामला है तो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 1925 से 2025 100 वर्ष हो जाएंगे। हो सकता है प्रश्न बन पड़े 1925 में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि RSS की स्थापना भी 1925 में 27 सितंबर 1925 को हुई थी। 1929 का मैं आपको बताऊं, 1929 में लाहौर का अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो बड़ा चर्चा में है। लाहौर अधिवेशन, देखिए हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, हर साल एक अधिवेशन होता था कांग्रेस का, दिसंबर में होता था। लेकिन कुछ अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो लाहौर अधिवेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। 19 दिसंबर को लाहौर में अधिवेशन होता है। इसके पश्चात गांधी जी इसमें JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं। और वे फिर 31 दिसंबर 1930 को वो रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हैं। पहली बार तिरंगा फहराया जाता है वहाँ पर, और स्वराज्य की घोषणा की जाती है। और ये मुकर्रर किया जाता है कि आने वाले 26 जनवरी, दिसंबर की बात है, आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता आंदोलन यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और उस तिथि से 1947 तक, यानी 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है।
तो जो कि हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो 26 जनवरी को कैसे मनाया स्वतंत्रता दिवस? इसलिए जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 1949 में ही, 26 नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया संविधान, लेकिन लागू नहीं किया गया क्योंकि 26 जनवरी की डेट हमें बहुत प्रिय थी। तो 26 जनवरी को लागू किया गया ताकि वो भी डेट याद रहे। तो इस तरह से आप देखेंगे एक प्रश्न के अंदर आप सभी को कई सारे फैक्ट सुनने को मिले। मुझे लिखना पड़ रहा है, इससे समय लग रहा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहला लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर। तो इसका उत्तर तो आपको मिल जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आंसर होगा इसका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोज की थी। लेकिन लुई पास्चर के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। लुई पास्चर रेबीज का टीका खोजा था ना, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने ही रेबीज का टीका खोजा था। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इस रेबीज हो जाता है जिसको, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें बीमारी हो जाती है जिसको नाम होता है हाइड्रोफोबिया। अब फोबिया वर्ड जहाँ पर भी आ जाए समझ लो भय। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब इसको कहते हैं पानी से भय। जिसको रेबीज हो जाता है उसको पानी से भय लगने लगता है, यानी पानी से भय या पानी से डर लगने लगता है। तीसरा बात, इसका रेहेप्टो वायरस जो है, इसका नाम जो है रेहेप्टो वायरस है, जिस वजह से ये बीमारी होती है। याद करने के लिए कैसे याद करें? लुई पास्चर, ये किससे? कुत्ता काटने से होती है। कुत्ता पालना, कुत्ता पालू लुई पास्चर, कुत्ता पालू लुई पास्चर। याद रखिए, आप कोई भी और ट्रिक बना सकते हैं, बस याद रखने का कोई तरीका होना चाहिए। तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। रेबीज जो बीमारी है उसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से भय लगने लगता है उसमें। रेहेप्टो वायरस इसका कारण होता है और कुत्ते के काटने से होता है। तो जब भी किसी कुत्ता काट ले तो रेबीज का टीका जरूर लगाएं, ताकि ये ऐसी बीमारियां हैं क्योंकि इसमें बीमारी हो जाने पर इलाज नहीं होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जैसा कि मैंने बता दिया आप सभी, किसका आंसर है? पेनिसिलिन खोज की थी, और ये पहली ऐसी एंटीबायोटिक दवा है। ये सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा है जिसको खोजी गई थी पूरे विश्व में पहली बार। इसके बाद नंबर 3, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वह व्यक्ति है, वह वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले ये बताया कि मनुष्य के शरीर में एक सर्कुलेटरी सिस्टम कायम करता है, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। बाकायदा उसका एक पंप है, यानी हृदय है, हार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे नहीं बोलेंगे आप, उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। लेकिन एडवर्ड जेनर के बारे में जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ये क्या है? चेचक कह सकते हैं इसको, चेचक का छोटी माता भी कह देते हैं। चेचक का जो टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने खोजा था। इस तरह से हम इस प्रश्न के 4 विकल्पों के 4 आंसर मिल गए हमको। आई होप कि आपको अच्छा लगे होंगे। इसमें साथ ले लीजिए इसका। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है व्हाइट बोर्ड पर, कडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? पहला है तीरंदाजी, शतरंज, भारोत्तोलन, क्रिकेट। देखिए उत्तर तो है भारोत्तोलन से। कडम मल्लेश्वरी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी इस समय परीक्षा में, क्यों हम इसका चर्चा किए हैं, इसके लिए समझ चाहते हैं आप सभी को। जो कडम मल्लेश्वरी हैं, ये सिडनी का जो ओलंपिक था, सिडनी में जो 2000 का जो ओलंपिक था, सिडनी में सन 2000 में जो ओलंपिक था उसमें ये कांस्य पदक जीती थी, कांस्य पदक प्राप्त किया था भारोत्तोलन में। और ये जो है पहली भारतीय थी, पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। और इनको मिला था
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये 2021 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में किन लोगों को मिला है वो जानना जरूरी है। 2024 में मिला था डी गुकेश को, डी गुकेश जो इनका संबंध है शतरंज से। और इसके बाद एक लोग और, 3 लोग और मिला है। तो दूसरे हैं प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट हाई जंप में इनको मिला है। तीसरे नंबर पर हैं हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान हैं। और एक और मिला है मनु भाकर को, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा आप सभी लोग। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 खिलाड़ी हैं। डी गुकेश पूछ सकता है संबंध किससे, शतरंज से। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, विकलांग। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। मनु भाकर ये जो है शूटिंग से। ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अब शतरंज तो हमने बता दिया, शतरंज से संबंधित हो गया। भारोत्तोलन इनका खेल ही था। क्रिकेट का एक मैं अलग से बता दूंगा, क्रिकेट में कौन क्या है। और IPL ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म होने के पश्चात मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो तीसरा प्रश्न हो गया, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक यानी कुछ नदियाँ हैं। देखिए, नदियाँ तो ऐसे ही फ़ायदा ही पहुँचाती हैं। नदियों के मुहाने पर लोग बस्तियाँ बनाकर आने लगेंगे, उनको नुकसान होता है। अब नुकसान होने लगता है तो उसको शोक बोलते हैं सभी लोग। जो महानदी है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। उड़ीसा का शोक। इस पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध है। और ये भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। पूरे विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है हीराकुंड परियोजना। दामोदर इसको कहते हैं बंगाल का शोक। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहते हैं इसको। और ये जो दामोदर नदी पर बनी एक दामोदर घाटी बहुउद्देशीय दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय परियोजना इसी नदी पर है। और ये भारत की पहली परियोजना है। भारत की फर्स्ट परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। JL नेहरू ने इन सभी को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर। नदी घाटी परियोजनाओं को जो है जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। कोसी इस प्रश्न का उत्तर है। सही उत्तर कोसी हार का शोक कहते हैं। देखिए, हर एक परीक्षा में किसी देश की राजधानी और मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और उन्हीं देशों की राजधानी पूछी जाती है जो हाल ही में चर्चा में रहे होते हैं।
जैसे यूक्रेन की राजधानी है। अब यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम हुआ तो यूक्रेन चर्चा में रहा है, काफ़ी लंबे 2-3 साल तक लड़ाई चली। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है इसमें पता करते हैं हम लोग। अंकारा, अंकारा किसी राजधानी है, ये है तुर्की की। तुर्की, इसका नाम तुर्की भी हो गया है, तुर्की, इंग्लिश में टर्की बोलते हैं। और यहीं पर वानगोलू सर्वाधिक लवणता वाली झील भी पाई जाती है, यानी सर्वाधिक लवणता वाली झील। सर्वाधिक लवणता वाली झील भी पाई जाती है। ये तुर्की की राजधानी अंकारा। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किस लिए याद रखते हैं, ये बेल्जियम की राजधानी है, पहले याद रखिए सभी लोग, बेल्जियम की राजधानी है। और ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में ही ई और यू यानी यूरोपियन यूनियन की भी यहीं पर जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। क्यू हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्यू जो यूक्रेन की राजधानी है। काठमांडू, ये नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। और यहाँ पर जो है काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क है, सार्क में कितने देश हैं, कुल 8 देश हैं। 8 देशों का नाम आप कमेंट में लिखेंगे। सार्क के जो 8 देश हैं, 8 कंट्री हैं, 8 देश हैं, उनका जो है आप लोग कमेंट में नाम लिखेंगे। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। तो मेरा वीडियो अपलोड होने में समस्या होती है तो लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ। हाँ, दूसरा इसका पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें मैं इस तरह से भले से 5 प्रश्न कराऊँगा, लेकिन 5 प्रश्न में आपको 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। मेरी वीडियो की क्वालिटी भले ही थोड़ा सा कम दिखे आप लोगों को, वाइट बोर्ड सही ना दिखे, छुट्टी है इसमें, स्कूल में नहीं हूँ, स्कूल पे ब्लैक बोर्ड पर बनाता था, उसमें अच्छा दिखता था, लेकिन ये वाइट बोर्ड है जो सही नहीं है। फिर भी कंटेंट में दम रहेगा, वीडियो क्वालिटी भले ही कम हो। तो आई होप कि आप सब समझेंगे और कंटेंट पर ध्यान देंगे, कंटेंट मैंने क्या पढ़ाया है, और अपनी मेहनत करते रहिए आप लोग, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद।